अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे सियासी लीडर हैं जो बहुत ही कम टेलीविजन के ऊपर नजर आते हैं, मगर जब नजर आते हैं तो तहलका ही मचा देते हैं। इनका जो सियासी करियर है वो बहुत ही दिलचस्प है। इन्होंने अपना सियासी करियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू किया, मगर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 2 इलेक्शन लड़े। फिर उनके पुराने दोस्त यानी इमरान खान साहब ने उनके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और उन्हीं का इलेक्शन NA 122 कलअदम करार दिया। उन्होंने उसी हलके से फिर से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान को शिकस्त दी। 2015 में वो स्पीकर मुंतखब हुए और कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे कम कंट्रोवर्शियल स्पीकर थे और उनकी बड़ी एक जद्दोजहद रही या उनका हमेशा ये कोशिश रही कि नेशनल असेंबली के अंदर अवाम एक रिकन्सिलिएशन से जो है मामलात आगे बढ़ते चले। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं जनाब अयाज सादिक साहब की। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आपकी बहुत मेहरबानी। आपने जितना मैं जिस काबिल नहीं था उससे ज्यादा आपने तारीफ कर दी। और चूंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी भी हैं, आपसे उसके बारे में भी पूछेंगे, PDM के मुस्तकबिल के बारे में भी पूछेंगे और कुछ इस्तीफों के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि आपके पास भी कुछ इस्तीफे आए थे जो बड़े अरसे आपने अपने पास रखे और कोशिश की कि मामलात जो हैं वो आराम से टल जाएं। सबसे पहले ये बताइए कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इस्तीफे देने हैं तो पार्टी लीडर्स को क्यों दे रहे हैं, उनको चाहिए कि स्पीकर को जमा करवाएं जिस तरह के हमने जमा करवाए थे, और फिर हम पता चलेगा ना कि ये कितने संजीदा हैं इस्तीफे देने में। ये मुझे तो इस कमेंट के ऊपर हंसी भी आती है। मैं अगर आपके पास वक्त है तो मैं वाकयात आपके सामने ले आता हूँ। हमने अपनी लीडरशिप को इसलिए दिए, लीडरशिप ने कहा था इस्तीफे रख लें, बट हमने उनके पास जमा करा दिए आउट ऑफ आवर ओन विल। और वो यही होता है कि जब कलेक्टिवली एक डिसीजन होता है तो फिर हम कलेक्टिवली उसकी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह करना है। अब हम ज़रा सा अगर जायज़ा लें कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की क्या सिचुएशन थी। तहरीक इंसाफ ने हमें इस्तीफ़े दे दिए। जब मेरे पास इस्तीफ़े आए तो मेरे पास यही था प्रोसेस कि मुझे तो प्रोसेस उसको करना था। मैंने उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर दिया और रिसर्च शुरू कर दी। उसमें मुझे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कुछ डिसीजंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छा। मैंने उस बेस के ऊपर अपनी एक्सरसाइज शुरू की और मैंने तहरीक इंसाफ के मेंबरान को नोटिस दिया और इनसे कहा कि आप तशरीफ़ लाएं और आप एक एक करके मेरे पास आएँ ताकि मैंने कुछ आपसे सवालात करने जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शंस हैं, और उन सवालात के बाद मैं आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैंने ये किया कि वक्त दिया, एक को सुबह 10 बजे का, दूसरे को 10:15 का, फिर तीसरे को 10:30 बजे का। इस तरह ये कलेक्टिवली आके स्पीकर्स लाउंज में बैठ गए। तो चाय वगैरह भिजवा दी, बिस्किट भिजवा दिए और मैं अपने दफ्तर में बैठा रहा। एक तरफ मेरे सेक्रेटरी साहब बैठे थे, एक तरफ स्पेशल सेक्रेटरी, और हर मेंबर जिसकी रेजिग्नेशन थी उसकी फ़ाइल हमारे पास थी। इसमें से 5 मेंबर जो हैं वो 33 में से पार्लियामेंट में आ रहे थे और बाकी मेंबरान जो हैं वो आके लाउंज में बैठे। तो डिप्टी स्पीकर साहब को मैंने भेजा, मैंने कहा जी उनसे कहें कि जिस तरह आपको नोटिस आया एक एक करके आते जाएं। तो उनका वहाँ से मैसेज ये मिला, मखदूम साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब भी लीड कर रहे थे, उनका मैसेज आया कि स्पीकर यहाँ आए। तो मैंने इस्तीफे लेने तो नहीं जाना था, उन्होंने देने आना था। सो मुझे समझ आ गई। बहरहाल हम शाम हो गई, दोपहर हो गई, कोई 3-4 क्या समझ में आ गई कि मूड नहीं है इस्तीफे देने, मूड नहीं है। कोई 3-4 जब बज गए तो फिर वो मेरे पास तो कोई नहीं। हम भी बैठे रहे, चाय पीते रहे, इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए, वो चले गए वापस। उसके बाद मुझे एक दिन फ़ोन आया एक PTI के मेंबर का कि जी आप अगर इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें बता दें, हम फिर हाउस में आने लगें। ये मैं बात इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अमानत है, नाम नहीं बताऊंगा, कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनसे बदनीयती करूँ, इस वक्त 9 लोग थे वो, तो मैं उनसे ये कहूँ कि जी आप लोग आ जाइए और आप लोग आ जाएं हाउस में, और मैं नहीं करूँगा, तो वो 5+9 हो जाने थे हाउस में जो लोग आ रहे थे। मगर मैंने उनसे ये कहा कि आपके पॉलिटिकल कैरियर्स हैं, मैं तो वो कर रहा हूँ जो कानून और कायदा कहता है,
उसके बाद एक दिन ये लोग हाउस में एंटर हो गए, मखदूम, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, सारे मेंबरान आ गए। वो कॉल शाह महमूद कुरैशी साहब से तो नहीं आई थी? नहीं, मुझे पता है आपने कहा कि नाम नहीं, नहीं, वो एक और हमारे मेंबर थे, अब पार्लियामेंट में नहीं है। तो ये होने के बाद जब ये लोग अंदर आए, अंदर आके मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, मैंने उनको फ्लोर दे दिया, उन्होंने बात की। बात करने के बाद तब वहाँ से भी कुछ आवाज़ें भी लगी गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज गवर्नमेंट के मेंबरान चाहते थे कि ये लोग निकल जाएं और बाई इलेक्शन करा देंगे। बाई इलेक्शन में लेडी सीट माइनॉरिटीज़ रह जानी थी, 9+5 लोगों ने आ जाना था, थोड़े से सीटों पर इलेक्शन होता। तो जब तकरीर उन्होंने ख़त्म कर ली तो रिकॉर्डिंग नेशनल असेंबली में मौजूद है, अगर राइट फॉर इंफॉर्मेशन के जी आप वो करके मंगवा लें। तो मैंने कहा कि मखदूम साहब, आपके रेजिग्नेशन मेरे पास हैं, तो काइंडली आप मुझे उसके बारे में भी तो बताते जाइए कि क्या करना है। तो वो मखदूम साहब वो सुने बगैर, सुनी ना सुनी करके ये लोग सारे वॉकआउट कर गए, चूंकि रेजिग्नेशन देने की नीयत ही नहीं थी। अच्छा, अब पीडीएम की रेजिग्नेशन में और उन रेजिग्नेशन में ये एक मेजर फर्क था। अब नहीं, मगर जब वो कहते हैं कि जी आप दीजिए स्पीकर को रेजिग्नेशंस, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशंस आपके, कि इस तरह आपकी तरह कोशिश करेंगे कि नहीं जी मामलात जो हैं वो टल जाएं और इस हद तक ना नौबत आए कि जी उनको रेजिग्नेशंस देनी पड़े? देखें, अगर ये सिचुएशन आती है और स्पीकर साहब नहीं करते तो फिर हम इंडिविजुअली एक एक करके स्पीकर साहब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे जी ये हमने रेजिग्नेशन दी, काइंडली हमारी एक्सेप्ट करें, फाइल मंगाएं, जो लिखना है हम लिख के देने को तैयार हैं, नंबर 1। अगर वो भी नहीं करते स्पीकर साहब, तो फिर जो जावेद हाशमी साहब ने तरीका किया था, एक्चुअली तो अगर हम जाके उनसे कह देते हैं तो दैट इज गुड इनफ स्पीकर साहब के चेंबर में, अगर वो नहीं करते जी। और वो तो फिर जो जावेद हाशमी साहब ने तरीका अडॉप्ट किया था, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की और उनका जी मेरी काइंडली आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें, इसलिए कि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं उठा वहां से, मैंने फाइल मंगवाई और मैंने उसी वक्त रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस है। तो इसके ऊपर गौर हो रहा है पीडीएम के इजलास के अंदर कि जी ये हम कर सकते हैं कि हम एक एक अरकान असेंबली आए, नेशनल असेंबली के अंदर खड़ा हो, तकरीर करे और अपनी रेजिग्नेशन दे, इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है? ये ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। ये ऑप्शन मैंने पीडीएम के उनको बता दिया है कि ये हुआ, पास प्रैक्टिस जो है ना वो तो हमारे सामने है ना कि किस तरह हुआ, तो वो हो सकती है उस तरह। अब पीडीएम की स्ट्रैटेजी के ऊपर आए, नाकदीन कहते हैं कि जी पीडीएम की स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा हॉट एयर है, मगर कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। अब देखिए मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो चलेगी नहीं, तो हम उसके ऊपर तभी गौर फिक्र करेंगे ना जब हमारे पास नंबर्स हैं। इस वक्त तो आपके पास नंबर्स ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी ख्याल है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, मगर मेरे पास इस सेशन में पिछले हफ्ते एक साहब गवर्नमेंट से, चूंकि मेरा तकरीबन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर एक से एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, वो चल के आए उनके एलआई में से, उन्होंने मुझे कहा और अल्फाज उनके ये थे कि अयाज भाई आप 48 घंटे मुझे दें, 20 लोग छोड़ जाएंगे इनको। 48 घंटे मुझे दें, 20 लोग इनको छोड़ जाएंगे। लोग बहुत परेशान हैं कि हमारे पॉलिटिकल कैरियर्स खराब हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हैं, मेंबर्स परेशान हैं। ये शख्स सियासी शख्सियत है, एमएनए, मगर नाम मैं नहीं कौन सी पार्टी से? जाहिर है पीटीआई, मतलब सरकार के साथ ही है ना, सरकार है या सरकार के पता नहीं पीटीआई है या कोalition में है या कोalition में। अच्छा, वो वाली कोalition जो साउथ पंजाब का एक अलग सूबा ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं करीब आना चाह रही हूँ ना। बहरहाल हाँ, बरसगीर से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अब इस तरह आप आना चाह रही नहीं, मगर मैंने नहीं उनसे पूछा था, मैंने सिर्फ पूछा क्या हालात हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें सिर्फ इजाजत मिल जाए, हमें रोका ना जाए, हमें पाबंद ना किया जाए, तो हम तैयार हैं। हमें सिर्फ इजाजत मिल जाए। हाँ। तो इजाजत देने वाले कौन? ये वो उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता कि किसको इजाजत मिलनी। साहब आप एक जीरक सियासतदान हैं, यहाँ पे हम एक आपके जो लीडर हैं वो एक जद्दोजहद करने निकले हैं सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, मगर फिर उनके जो बड़े ही अच्छे साथी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो कह देते हैं जी हमारी लड़ाई तो हुकूमत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है ही नहीं। तो सर फिर जद्दोजहद किसके खिलाफ हो रही है? देखें, सिलेक्टेड के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान जिसको आप मानते ही नहीं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इलेक्शन भी जीत सके, उसके खिलाफ क्या जद्दोजहद होनी है साहब? हो तो उसी के खिलाफ रही है ना जी।
अब उसके पीछे कौन कौन है, कौन कौन सी जमात है, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं ना, कि वो तो उनके पीछे आगे तो यही चेहरा है ना, तो लड़ना तो हमने चेहरे के साथ है ना, जो सामने है उसके साथ हम लड़ रहे हैं। और मियां साहब ये नहीं कहते, मियां साहब ने अपनी कई तकारीर में कहा, उन्होंने कहा इमरान खान तुम्हारे साथ मैं नहीं लड़ूंगा। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं तुम्हारे साथ तुम क्या चीज हो, तुमसे क्या लड़ना है तो हमने सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ, हमने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना है। तो नाम लेके एक आगाज किया और कहा कि जी यहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी होनी है तो इनको बैरक्स में वापस जाना होगा, सियासत में अमल दखल नहीं हो सकता। देखें पीडीएम की ये जो भी अब स्टेटमेंट आएगी, पीडीएम की मेरा ख्याल है 5 तारीख को मीटिंग है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको डेट भी मिल जाएगी लॉन्ग मार्च की। मेरा नहीं ख्याल है कि अब हम फर्दर इसको डिले करना अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई, नेचुरली वहां पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाएगा कि जी व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, आप बताइए, जिस बेस पे आपने ये कहा है वो हमें बताइए, कैसे होगा, क्या होगा। हो सकता है वो शख्स पीपल्स पार्टी के पास भी गया हो, जो आपके पास आया। कहीं वो जो सेनेट में हुआ था ना कि नंबर हमारे पास बहुत से थे, वो हो जाए, ये ना हो जाए। तो सेनेट में जो हुआ था वो हम रिपीट तो नहीं आ जाते ना। तो व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी, व्हाट डू पीपल्स पार्टी हैव, ये मेरा ख्याल सवाल होगा और बड़े क्लैरिटी के साथ होगा, और वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, उनके जहन में कुछ तो होगा ना। तो वो हवाई बात नहीं की होगी बिलावल साहब ने, तो इसलिए लेट अस सी कि वो क्या कहते हैं और किस तरह इसको टेक अप करते हैं। लॉन्ग मार्च इज ऑन द टेबल, जी, रेजिग्नेशंस आर स्टिल ऑन द टेबल, दे आर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों की, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप समझते हैं कि शायद अभी वक्त नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। नहीं, वक्त तो हर वक्त होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, मगर जब तक हम प्लान करके नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं होगा। जब तक जो स्ट्रिंग्स है ना वो पुल होनी खत्म नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हैं, चाहे उनकी पार्टी की हैं, चाहे कोई और उनका है, वो दैट नीड्स टू बी। जब मैं रीफ्रेज करता हूँ, जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट हो जाएगी और लोग अपने फैसले खुद कर सकेंगे तो तब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकेगा। देखिए मरियम नवाज साहिबा ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अस्करी क़यादत जो है वो पार्लियामेंट को भी चलाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सिलेक्टर्स हैं उनसे सब कुछ हो रहा है। अगर वही सब कुछ चलाते हैं तो फिर तो यही आपके पास एक ऑप्शन रह गया कि बजाय कि आप सिविलियन बालादस्ती की बात करें, आप कहें जी हम बी टीम बन जाते हैं, पीपल्स पार्टी कम्पीट करे, वो कहें कि हम सी टीम बन जाते हैं। मगर जो लड़ाई जिसका आगाज आपने किया सिविलियन बालादस्ती का, वो उसका क्या होगा यहाँ से? देखें, वही तो हम कोशिश कर रहे हैं, वही तो हम चला रहे हैं। पीडीएम का मकसद क्या है? पीडीएम क्या इक्तदार में आना चाहती है? पीडीएम इक्तदार की तो बात ही नहीं कर रही। वो ये तो नहीं कह रही कि आप इनको हटा के हमें बैठा दें। किसी को ये ना डिमांड की है, ना किसी से कहा है कि इनको हटा के हमें बना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टेज पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और हुकूमत ये बनाते हैं तो हम तो उसका हिस्सा, कम से कम मेरी सोच है कि मुझे तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये आपने जो बात की है बड़ी अहम है। आपने कहा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और हुकूमत JUI, फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर जमातें बनाती हैं तो उसका हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं होगी। क्या इसके ऊपर कोई ऑप्शंस, कोई बातचीत हो रही है आपकी पार्टी के अंदर कि इस तरह का कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं, बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज ये अभी तक डिस्कशन, ये अभी ये आपकी बातों से बात निकली। मुझसे अगर आप पूछें, मेरी जाती राय की मैं बात कर रहा हूँ कि आई वुड से कि हमें उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें कि भाई ठीक है आप बनाते हैं बना लें, या JUIF बना ले, या MQM बना ले, या बाप पार्टी बना ले, या कोई भी बना ले, GDA भी है वो बना ले, या इनके अंदर से कोई फर्ज करें, ये डिसाइड करते हैं PTI वाले। सो हम उसका हिस्सा बनेंगे तो जितना ये 2.5 साल की तबाही हुई है ये सारी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। So you will always be in an opposition if that happens. Now let me ask you this question. आपने भी कुछ कॉलम पढ़े होंगे और आप तो सियासत सूंघ लेते हैं, किस तरफ जा रही है? ये बताया जाता है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक नई पार्टी उभरेगी, कुछ लोग इधर से आएंगे, कुछ लोग उधर से आएंगे और एक कंसेंसस पार्लियामेंट बन जाएगी जिसके ऊपर सबको इत्मीनान होगा। ये क्या सराइयां ही हैं या इसके ऊपर कोई काम भी हो रहा है? देखें, ये एक्सपेरिमेंट्स ये वही हैं
जो एक्सपेरिमेंट्स बार बार हुए, पहले हुए, वो जमातें किधर गईं कि जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो जो ग्रुप बना या जो पार्टी बनी, उसका नतीजा क्या निकला, उसका अंजाम क्या हुआ। ये अननेचुरल चीज़ें जो हैं ये सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ये हमारी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं होंगी। आ जाएगा अननेचुरल जो भी चीज होगी वो आपकी इकोनॉमी नहीं चला सकेगी, वो आपकी गवर्नेंस नहीं चला सकेगी। आपने कहा कि अगर एक और गवर्नमेंट बनती है जिसके अंदर JUIFA हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और दीगर कोalition जमातें हो, तो हम इसको अपोज नहीं करेंगे। जब आप ये कह देते हैं कि आप अपोज नहीं करेंगे, नहीं, मेरी सोच जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज हम PDM का हिस्सा, हम उनसे कहें ऐसे जी आप बना लें, हम तो नहीं करते। दिस इज माई पर्सनल व्यू कि हम व्हाई शुड वी अपोज इट, बट मैं पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। But can that lead to then a free and fair election, and is that something that you're even thinking about? Because देखिए साहब, आप जीरक सियासतदान हैं, आप सियासत को समझते हैं। पाकिस्तान में सियासत ज्यादातर पसे पर्दा ही होती है, लेट्स फेस इट। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, ये डिमांड है हमारी और ये हमेशा रहेगी। मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के कुछ इलेक्टरल रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के इलेक्टरल रिफॉर्म्स लेके आ जाएं और वो चंद चीजें कि जी आप अपने लोगों को बचाने के लिए वो जो जिस तरह वो एक इनके मिनिस्टर साहब हैं जिनका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, तो ये बैक डेट से ये करना चाह रहे हैं, फिर चंद चीजें ये लोग उसमें कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि पूरा इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए, लेट अस सिट ऑन दैट and let us resolve that. So, this can be discussed in PDM। उनको मनाया जा सकता है कि लो जी इलेक्टरल रिफॉर्म एज अ होल करने को तैयार हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। चूंकि हम कर लें, कल सेनेट कहेगी जी इसमें तो आपने हमें ओवरलुक कर दिया। सो हमेशा ये हुआ है, पिछली 117 मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, उस पार्लियामेंट्री कमेटी में हर रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि सिंगल मैन पार्टी शेख रशीद थे, वो भी मेंबर थे उसके, तो ये जब बन जाएगी उसमें बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म पिछले 117 मीटिंग का आउटकम जो है जिसपे कंसेंसस हो गया था, वही करके इन डेज इट कैन बी रिजॉल्व्ड। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि देखिए इस वक्त जो हालात है नेशनल असेंबली के अंदर, जहां पे कोरम पूरा नहीं होता, जहां पे कोई बातचीत नहीं हो सकती, जहां पे कोई बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये नेशनल असेंबली तभी काम कर सकेगी जब एक ऐसी हुकूमत आए जो तैयारी करे, राह हमवार करे फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Exactly. और उसके अंदर बैठेंगे चाहे JUIFA हो, चाहे PTI का एक धड़ा हो, मगर उसके अंदर आप नहीं बैठेंगे। एक शक्ल बनाई जाएगी जिसके तहत अगले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सके। Am I correct? Is that there is a thinking like that? No, there is no thinking like that। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बात निकली ना कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए तो फिर क्या पोजीशन बनती। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, किया भी जा सकता है, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो किसी मकसद के लिए होना चाहिए ना। और अगर इक्तदार में आने के लिए हो तो मुस्लिम लीग नून नहीं इंटरेस्टेड इक्तदार में आने के लिए है जिसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। व्हाट विल बी एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स एंड देन फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ओके, जब आप कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो देन ऑब्वियसली आपका एक कंसेंसस प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होगा। शायद हमारा ना हो, अगर होती, जो मैं आई एम जस्ट ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूं अपनी सोच के हिसाब से। ठीक है, मगर फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी सोच क्या है। आपने आफ्टर ऑल इतने साल आपने नेशनल असेंबली के अंदर सर्व किया कि देखिए अगर ये सिचुएशन आती है वेयर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है और JUIFA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM एक कंसेंसस कैंडिडेट लेके आता है, उसके अंदर आपकी पार्टी खामोश रहती है, ना सपोर्ट करती है ना उसको रिजेक्ट करती है। नहीं, मेरी सोच अगेन नॉट पार्टी पर, मैं कहूंगा सपोर्ट करके ऑपोजिशन में बैठ जाए, सपोर्ट करके ऑपोजिशन में गवर्नमेंट बना ले, बट देन इट विल अलाउ फॉर द पार्लियामेंट टू वर्क, अलाउ पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नॉट ऑर्डिनेंसेस, लेजिस्लेशन करें। विक्टिमाइजेशन ऑफ जो कर रहे हैं ना, कभी जस्टिस फायज ईसा के दे दिया, ये भी मैं बड़े क्लियरली बता दूं, हमारी सोच है कि नैब लॉ को चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमने भुगत लिया, अब बारी आ गई है। किसकी बारी आ गई है? ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके लोगों की बारी लिस्टें भी बनी हुई हैं। तो इधर छोटा सा नाजरीन वक्फा लेते हैं। जनाब अयाज सादिक साहब ने जो वो सोच रहे हैं वो आपके सामने रखा है
और ये एक ऑप्शन है कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर एक कंसेंसस गवर्नमेंट बन सकती है, जिसके नतीजे के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक जो खाका है वो बनाया जा सकता है, और फिर उसके बाद जो है और मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं होगी, और मुस्लिम लीग नून जो है नहीं होना चाहिए, वो उसका हिस्सा नहीं होगी, ऐसा सोचना है जनाब अयाज सादिक साहब का। बहुत दिलचस्प इंटरव्यू है, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर, साबिक स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब, चूंकि आप मियाँ साहब के बड़े अरसे करीब रहे, इस वक्त मियाँ साहब लंदन में हैं, वो क्या सोच रहे हैं? चूंकि यहाँ पे तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं मौलाना फजल रहमान साहब से कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी दोस्त है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं। मेरी मियाँ साहब से काफ़ी देर हो गई, बात नहीं हुई, उनकी सेहत वगैरह का पता चल जाता है इनडायरेक्टली। मेरी बात मेरा ख्याल है 5-6 महीने से नहीं हुई, और ये मुझे पता है कि सेहत उनकी अभी भी ही हैज़ टू अंडरगो सर्जरी। मगर हाल ही में जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन गए थे, कोई पैगाम लेके गए थे? उनके बहनोई बीमार थे अमेरिका में, और वो कोई तकरीबन महीने 1.5 महीने से वेंटिलेटर पे थे, और शुक्र है ही इज़ रिकवर्ड। तो वापसी पे शाहिद साहब रुके, और इत्तेफाक ये भी है कि हमने उसको बिठा के ये नहीं पूछा अच्छा जी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बिकॉज अगर कोई होती इंस्ट्रक्शन हमें बता देते कि भाई क्या इंस्ट्रक्शंस हैं या क्या कोई डिफरेंट सोच है या क्या, तो इसका मतलब है रूटीन की ये मीटिंग हुई शायद साहब की। दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ पे ही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, करते थे। जब आप कहते हैं कि करते थे, तो क्या उनकी भी सोच में तब्दीली आई है? और आपके पार्टी के अंदर जो हॉक्स हैं, मतलब जो कहते हैं कि जी नहीं झुक झुक के नहीं जिंदगी जीनी चाहिए, वो सुरखरू हुए? मेरा ख्याल है शहबाज साहब की सोच हमेशा यही थी, वो जिस चीज़ में बिलीव करते थे या करते हैं अभी भी, मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन फाइट्स एंड इररेलेवेंट इश्यूज, हम परफॉर्म करें, हम ठीक करें, हम काम करें। अब वो ज़रा खामोश है, वो बोलते नहीं। अच्छा। उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि मेरी सोच तब्दील हो गई या नहीं हुई, बट मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ खामोश इसलिए हैं कि ही फील्स कि जो उन्होंने लाइन टो करते थे वो सक्सेसफुल कभी ना कभी हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी। मगर इसके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उभर के सामने आई हैं, अवाम में बहुत मकबूल हैं, और वो जब बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो तर्जुमानी कर रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, और वो बात करती हैं कि जी हमने अगर बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से तो हम अवाम के सामने करेंगे, हम पसे पर्दा बात नहीं करेंगे। जी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो शी हैज़ नॉट ओनली इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकली मैच्योर लीडर, बट अगर आप देखें कि उनकी जो क्राउड पुलिंग जो पावर है वो दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय द डे, एंड वो जो भी बात करती हैं बड़ी सोच समझ के नपी तुली करती हैं, और नवाज शरीफ साहब से नेचुरली मशवरा करके करती होंगी। सो इज PMLN गोइंग टू फॉलो दैट थॉट नाउ, दैट आइडियोलॉजी? देखिए PMLN इस वक्त जो है उसमें मरियम बीबी भी हैं, शाहिद साहब भी हैं, एहसन इकबाल साहब भी हैं, शहबाज साहब से भी मशवरा किया जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये बैठ के मशावरत करके ही बात होती है। ये हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इन चीज़ों पे, हम अपना इनपुट देते हैं, फाइनल डिसीजन फिर लीडरशिप जो मुनासिब समझती है विद रीजनिंग हमें दे भी देती है। हम कई दफ़ा एग्री करते हैं, कई दफ़ा डिसएग्री करते हैं, बट अल्टीमेटली रीजंस के साथ हमें दिया जाते हैं। आपके कुछ MNAs जो हैं इस वक्त और MPAs वो नैब की हिरासत में हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप लोग क्यों नहीं जारी कर ले? उसके लिए क्यों नहीं आप एक रिक्वेस्ट दे रहे? देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, जो कि MNA होता है, उसका एक राइट होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का। शहबाज शरीफ साहब का फॉर एग्जांपल देते हैं, शहबाज शरीफ साहब का राइट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का, बट उनके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। वो इसलिए नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर कहते हैं कि ये राइट है, ये स्पीकर साहब को रूटीन में करना चाहिए। जिस तरह जमशेद दस्ती जब राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि इसका प्रोडक्शन ऑर्डर ना करें,
तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने जमशेद दस्ती को बुलाया, वो आए। तो ये ओनर स्पीकर के ऊपर है? ये ओनर स्पीकर साहब के ऊपर है। एक और बात, इसलिए शहबाज साहब ने कहा मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, बट देयर इज अनदर प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि कमेटी के चेयरमैन करते हैं, जो मैं एक सब कमेटी हेड कर रहा हूं, मैंने उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर ख्वाजा आसिफ साहब की रिक्वेस्ट की। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3 दफा ख्वाजा आसिफ साहब की वो मीटिंग में आए ताकि कंट्रीब्यूट करें। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर रहे हैं, उनसे कोई बेहतरी कोई एडवाइस मिलेगी, वो नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि मोस्ट प्रॉब्ली आज पिटिशन शायद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मूव कर दी। इसमें राइट स्पीकर का नहीं है, इट इज रिटन डॉक्यूमेंटेड। चेयरमैन जो है वो कहेगा, और जो सेक्रेटरी है उसको बुलाना पड़ेगा। सो आई थिंक चेयरमैन ने मोस्ट प्रॉब्ली मूव कर दी है, पिटिशन आज फाइल हो जाएगी, ताकि ये जो power and authority of summoning by the committee, power and authority of the committee, क्या एजेंडा होगा, ये जो रोका जा रहा है ना, ये कोई जमहूरियत को फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये नुकसान पहुंच रहा है। और ये सारे पीटीआई के मेंबरान भी हैं जो कि कमेटी की फंक्शनिंग को जानते हैं, वो भी ये फील करते हैं कि गलत हो रहा है। एयाज साहब, आपके बारे में एक और खबर आई कुछ चंद माह पहले कि आपको वजीर आजम बनाया जा रहा है, और आपका जो नाम है इसके ऊपर गौर फिक्र हो रही है। अब जाहिर है जब क्यासा राइयाँ होती हैं तो इस तरह की भी होती हैं, इसमें कोई सदाकत थी इस बात में? बिल्कुल भी नहीं, नॉट 1%। वजीर आजम मुझे उठा के किस तरह बना दिया जाएगा? अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो ये नहीं। मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ, अपनी लीडरशिप का पाबंद हूँ। हम तो ये सोचते ही नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने जहां बिठाना था बिठा दिया एक दफा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पार्टी में लीडरशिप की तरफ से, अपने कोलीग्स की तरफ से, बल्कि इवन गवर्नमेंट वाले लोगों के दोस्तों से जो इज्जत मिलती है वो प्राइम मिनिस्टर बन के इज्जत नहीं मिल सकती शायद, जो मिलती है, या जो एक ताल्लुक है। बिकॉज हम इश्यूज पे एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं ना गवर्नमेंट के साथ, मगर कोई जातियात पे तो नहीं गुजरते, उनके ऊपर आते ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने एक अटेन कर लिया अल्लाह ताला की। मैं तो वो भी ख्वाहिशमंद नहीं था, ये तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया। मैंने तो कहा था कि जी आप अकोमोडेट जिसको करना है कर लें। और अभी भी ये चीजें इज्जत से ज्यादा बड़ा प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं होता। नहीं, ये तो बात इंसान के कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होता। एक बड़ी पाकिस्तान में इज्जत कमाना कोई आसान काम नहीं है। नहीं है। एयाज साहब, ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार रहे हैं, फिर एक खबर आई। खबर ये थी कि उनके एक डॉक्टर हैं डेविड आर लॉरेंस, और उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और हम टॉक्सिकोलॉजी की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। यानी कि उनका खदशा ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया है। इसके ऊपर बात आपकी पार्टी के कुछ लीडरान भी कर चुके हैं, उन्होंने भी बयान दिए, फिर खामोशी हो गई, आपने उसके ऊपर बात ही नहीं की। देखिए, मैं एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूँ। शहबाज साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या इवन हमजा साहब हों, हमजा साहब को कोविड हुआ, हमजा साहब उन्होंने हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उनको जेल में ही रखा, उन्होंने तो उफ नहीं की। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या पॉइजन की एलिगेशन तो बहुत ही संगीन है, बहुत सीरियस है। मगर ये उनका डिसीजन है नवाज शरीफ साहब का कि इस इशू को टेकअप करना है या नहीं करना है, इन व्हाट टाइम करना है। सो इसलिए हमने इस चीज के ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, बट लेट हिम डिसाइड। यहाँ पे लेंगे छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ हैं जनाब एयाज सादिक साहब। वेलकम बैक नाजरीन। आज स्पॉटलाइट है जनाब एयाज सादिक के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर और साबिक स्पीकर। एक और बयान आपने दिया नेशनल असेंबली के अंदर अभिनंदन के हवाले से, जिसके ऊपर फिर तहलका मच गया और फिर आप खामोश हो गए। आपने कहा कि एक मीटिंग हुई जब अभिनंदन को पकड़ा गया, जो इंडियन वहाँ पे सिपाही था और एयरफोर्स का पायलट, उसको जब पकड़ा गया तो उसके बाद आपने ये कहा कि एक मीटिंग हुई जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, और जब वो आए उनकी टांगें कांपनी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि जी इनको रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हमला हो जाएगा। क्या खतरा था उस वक्त? इसलिए चूंकि हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि वी वर इन अ पोजीशन टू वाइप आउट देयर फॉरवर्ड ब्रिगेड। देखिए, जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे होते हैं
तो कभी कोई ये नहीं कहता कि मैं कमजोर हूं। हिंदुस्तान ने तो यही कहना ना कि वी आर इन अ पोजीशन टू। आई थिंक इस चीज के ऊपर काफी बात हो गई है। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैंने क्यों किया। ये उस सारी मीटिंग में किसको आना चाहिए था? किसने मीटिंग बुलाई थी? वजीर आजम को आना चाहिए था, जो नहीं बुलाई वजीर आजम ने थी। अच्छा। 1 घंटा लेट हुई मीटिंग। तो शाह महमूद तो परेशान थे, कभी वो अंदर आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आते थे, कभी बाहर जाते थे, फिर बैठ के बात करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो फेस ही नहीं कर सकते थे ना बाकी सबको, तो इसलिए वो शाह महमूद के ऊपर डाल दिया। वो बेचारे परेशान हुए। इंडियंस वर विलिंग टू, जिस तरह की उन्होंने कही, खदशा था कि वो एक काउंटर अटैक करेंगे, ज्यादा संगीन होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हिंदुस्तान को ये पता हो कि वो वाइप आउट कर देता तो वो करना देता। ये हिंदुस्तान की सोच है कि वो वाइप आउट पाकिस्तान को कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी हिम्मत भी होगी कि कभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का करें, बिकॉज उनको ये पता है कि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स क्या। एक ही चीज है ऐसी जिसके ऊपर पूरा मुल्क यूनाइटेड हो जाता है। मगर मैं चूंकि आपने ये बात की है, देखिए अल्लाह ताला का भी सिस्टम काम करता है। जिस आदमी ने मेरे पोस्टर्स बनवा के लाहौर में लगवाए, आज वो मर्डर केस का 780 है उसके ऊपर, अलीम खान के ऊपर लग गया। उसने ही बनवाए थे ना वो पोस्टर शोस्टर, उसने लगवाए थे, उसके आदमी भी पकड़ लिए थे। तो जब चीजें हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, जब इंसान सच्चाई पे हो और इंसान ने कोई गलत चीज ना कही हो, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ हो जाती है। आपसे आखिरी सवाल, चूंकि आप सीपैक के कमेटी जो है उसके आप मेंबर हैं, अहम मेंबर हैं। अब सीपैक की जो एक अथॉरिटी थी, अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो है वो तो लैप्स हो गई, जो सीपैक की अथॉरिटी की एक ऑर्डिनेंस थी। तो जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, वो किस हैसियत में सर्व कर रहे हैं? क्या वो तनख्वाह भी ड्रॉ कर रहे हैं? देखें, एक तो हमारी ये बड़ी अच्छी कमेटी है और उसके चेयरमैन जो हैं अरबाब शेर अली, ही इज़ वेरी फोकस्ड, गुड चॉइस। मैं उनको पहले नहीं जानता था, बट उनकी कमेटी की वर्किंग, ही इज़ फ्रॉम पीटीआई, बट उन्हें पता है कि हमने काम किस तरह कराना है क्या, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हमारी एक मीटिंग थी तो उसमें ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया था। तो लैप्स होने के बाद मीटिंग हो रही थी, तो फिर उस मीटिंग में मैंने पॉइंट कहा, मैंने कहा जी वो सीपैक की तरफ से कोई बैठा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं माजरत से सेक्रेटरी साहब, नो ऑफेंस टू यू, आप 22 ग्रेड के अफसर हैं, नेचुरली 22 ग्रेड पे पहुंचे हैं तो किसी अच्छी कोई अपनी मेहनत करके कैरियर बना के पहुंचे हैं, मुनासिब नहीं होगा आपका, बिकॉज इस वक्त अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब सेक्रेटरी सीपैक इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ कमेटी में बैठ के जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको एक तो जवाब नहीं देना चाहिए, दूसरा आप ये कीजिए, आप पीछे तशरीफ ले जाइए। पीछे चेयरमैन नहीं थे? नहीं, चेयरमैन साहब तो आते नहीं ना, बिकॉज वो है नहीं ना। तनख्वाह लेते? नहीं, तनख्वाह भी वो लोग नहीं ले सकते नहीं ना। अब इसका अगर वो एक्स पोस्ट फैक्टो करेंगे ना जी, इनको तनख्वाहें देंगे सेक्रेटरी साहब को भी और चेयरमैन साहब को, तो ये ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा और उनको ही विल हैव टू पे। अभी तो अगर इफ ही इज यूजिंग द कार्स, इफ ही इज यूजिंग द पेट्रोल, इफ ही इज सिटिंग इन दैट ऑफिस एंड सो इज द सेक्रेटरी, जब तक वो पास नहीं होता, दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट। और ये उनके ऊपर जो भी एक्सपेंस हो रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा। ये ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और नैब तो नहीं करेगी मगर ऑडिट कर सकता है। नैब अगले सालों में आके शायद कर सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब याज सादिक साहब, आपने ये हमें खसूसी इंटरव्यू दिया। तो नाजरीन, जनाब याज सादिक साहब का ये कहना है कि उनकी ज़ाती राय है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तरीके अदम एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो है कामयाब इस वक्त तो नहीं हो सकती, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो उनकी सोच के अंदर एक हुकूमत बन सकती है जिसके अंदर इत्तेहादी हों, JUIFA हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मगर उसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। और वही जो हुकूमत होगी जिसके अंदर इमरान खान साहब नहीं होंगे, वही राह हमवार करेगी अगले इलेक्शंस के लिए। हो सकता है, मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच है, मगर सीरत सियासतदान है, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ देख के ही कहते हैं। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।